हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक देखा। हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक कवर किया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीएमए इंटर का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया हुआ मॉड्यूल से, और हमारा चैप्टर चल रहा है डायरेक्ट टैक्स का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालने के लिए हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू और उसके बाद में नेट एनुअल वैल्यू और उसके बाद में हमें टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कैसे निकलता है ये चेक करना पड़ता है। तो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इलस्ट्रेशन देख रहे हैं कि कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। मेरे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखोगे तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, और मैंने नेट एनुअल वैल्यू का भी बताया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए भी बताया है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह देखोगे, तो उसके बाद में हम लोगों ने 1 बाय 1 इलस्ट्रेशन किया है, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा। और दूसरा, मेरे को नहीं लगता है आपको ये सब करने के बाद में कोई क्वेरी रहेगी भी क्या। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेते हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोलता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या नहीं है, अनरियलाइज रेंट है आपके पास में, और आपके पास में अनरियलाइज रेंट है और वैकेंसी पीरियड भी है। मींस इसमें दोनों टाइप का है। इसमें ये भी दे रखे आपका कॉन्सेप्ट क्या क्या कवर होने वाला है इसके अंदर, अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी पीरियड यदि क्वेश्चन के अंदर दिया हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका कवर होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मींस प्रीवियस ईयर 1920 के लिए हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन तीनों प्रॉपर्टी के लिए, इसने क्या बोला, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी के लिए। तो मींस H1 के लिए, H2 के लिए और H3 के लिए हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के बताओ। इसने देख के रखा है कि जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के कितना कितना है, 1,50,000 तो है H1 का, H2 का 1,80,000, H3 का 1,20,000। फिर फेयर रेंट क्या है, फेयर रेंट है 1,40,000 H1 के लिए, H2 के लिए 1,40,000 एंड H3 के लिए 2,40,000। अब हम लोग देखते थे कि हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए रहता है एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। हम लोग तीनों एलिमेंट को कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर होता है ना वो एक्सपेक्टेड रेंट माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में से जो हायर होता है उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोला जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तीनों एलिमेंट कवर हो गए, हमारा म्युनिसिपल वैल्यू भी कवर हो गया, फेयर रेंट भी कवर हो गया और स्टैंडर्ड रेंट भी कवर हो गया। तो हम लोग सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर ऑफ द बोथ। फिर उसके बाद में जो हायर वैल्यू आता है उसको कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, जो उन दोनों में से हायर वैल्यू आया था उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, और जो हायर वैल्यू आया था और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम लोग बना देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। हमें क्या कैलकुलेशन करना है, देखो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर प्रॉपर्टीज H1,
H2 and H3 for the असेसमेंट ईयर 22-21 के लिए। हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे इधर पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग H1 के लिए जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे H2 के लिए और यहाँ पे लिख लेंगे H3 के लिए जो वैल्यू आएगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है म्युनिसिपल वैल्यू। ये फॉर्मेट है, देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे इजी चैप्टर होता है और आपका 8 से 10 मार्क कैसे कवर हो जाता है। ये फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। ये ध्यान में होते ही आपका क्वेश्चन फॉलो हो जाता है। यहाँ पे सेकंड अपना क्या आ जाता है, फेयर रेंट, इसको हम लोगों ने दे दिया बी पॉइंट। यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि हायर ऑफ ए एंड बी, मीन्स जो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज्यादा आता है उसको हम लोग बना देते हैं सी पॉइंट। इसको क्या बना देते हैं, सी पॉइंट। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, इसको हम लोगों ने पॉइंट दिया डी, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ऑफ सी एंड डी, क्योंकि हम लोगों ने बोला था एक्सपेक्टेड रेंट वो होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के अंदर से जो हायर होता है वो होता है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जो हायर वैल्यू आया था ऊपर से, जो हायर वैल्यू आया था सी पॉइंट में, उसको कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड रेंट से कि इन दोनों में से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं H1 के लिए। H1 के लिए म्युनिसिपल वैल्यू 150, H2 के लिए 180 और 120, तो तीनों का हम लोग लिख लेते हैं 150। यहाँ पे ध्यान रखना ये वैल्यू किस में है, 1000 में। 150, 180 और यहाँ पे 120 है शायद, 120। यहाँ पे फेयर रेंट था हमारा 1,40,000, 1,40,000 एंड 2,40,000। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 140, 140, 240। इन दोनों में से हायर कौन सा है, 150। H2 में 180, H3 के अंदर 240। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना है इसका, स्टैंडर्ड रेंट है इसका 120, 240, 300। 120, 240 और 300। तो इनमें से लोअर कौन सा है, 120। लोअर किस में से चेक किया, सी एंड डी में से। सी पॉइंट कौन सा था, जो कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के अंदर से जो हायर आया था वो सी पॉइंट था, और डी पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड रेंट का है। तो सी एंड डी के अंदर से हम लोगों ने कंपेयर किया, जो लोअर था इसको हम लोगों ने बोल दिया एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 180, और इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 240। ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब हमें पॉइंट नंबर बी देखना है। बी के अंदर हम लोग देखते हैं रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कैसे निकालते हैं, देखो रेंट रिसीवेबल माइनस अनरिलाइज्ड रेंट। ठीक है, यहां पे हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या देख के रखा है, क्वेश्चन के अंदर देख के रखा है कि यदि एक्चुअल रेंट है ना 1920 के अंदर पूरे साल यदि रेंट पे दिया जाता तो 1,80,000 मिलता था। तो हम लोग बोलेंगे, नीचे लिख लेते हैं, वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो हमारा वर्किंग नोट फर्स्ट है, रेंट रिसीवेबल कितना होता, H1, H2 एंड H3 के लिए
ये बोल रहा है कि पूरे साल यदि रेंट पे देते आप तो इसको 1,80,000 मिल जाता आपको। H2 से मिल जाता आपको 3 लाख रुपीज और H3 से मिल जाता आपको 1,50,000। H3 से 150। अब ये बोल रहा है कि आपका जो अनरिलाइज रेंट है ना वो कितना है, लेस अनरिलाइज रेंट 25, 40 और 20। 40 और 20,000 ये हमारा था अनरिलाइज रेंट। लेकिन रेंट रिशेबल हम लोगों का था पूरे साल के लिए। तो रियल में हम लोग यहाँ पे देखो, ये तो हम लोग कंपेयर किसके लिए करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं क्यों करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 155, यहाँ पे आ गया 260 और यहाँ पे आ गया आपका 130। आपका देखो जो रेंट रिसीव्ड है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके अंदर ना, इसके अंदर वैकेंसी पीरियड का, क्योंकि ये तो पूरे साल देते ना तब इतना रेंट मिलता था, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ टाइम के लिए वैकेंट रहा था हमारा प्रॉपर्टी, तो रियल में हमें रेंट कम मिला होगा। तो वैकेंसी पीरियड का भी रेंट हम लोग इधर निकाल देते हैं। वैकेंसी पीरियड रेंट कितना था, देखो पहले प्रॉपर्टी के लिए 3 मंथ के लिए, अब देखो 1,80,000 12 मंथ के लिए है तो मीन्स 1,80,000 रुपए उसका 12 मंथ के लिए है, तो 3 मंथ का वैकेंसी पीरियड है, इसके लिए कितना आएगा 45,000। 45,000 सेकंड का 1 मंथ के लिए वैकेंट है, अब 3 लाख रुपीज है उसका, 3 लाख रुपीज उसका है 12 मंथ के लिए, तो 1 महीने वैकेंट के लिए उसका कितना हो गया 25,000 और इसमें वैकेंट है नहीं। तो रियल में रेंट रिसीव्ड कितना हुआ था 1,10,000 और यहाँ पे 2,35,000 और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 130। अब हम लोग क्या चेक करते हैं ऊपर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि हायर ऑफ ए एंड बी रेंट रिसीव्ड कितना था, देखो इसमें रेंट रिसीव्ड है 1,10,000, दूसरे में है 2,35,000 तो 235 और तीसरे में है 130। अब इन दोनों में से हायर देखें एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड में से, तो इसमें देखने को मिल रहा है कि 120 है ना, ये हायर हो रहा है किससे ज्यादा 110 से। देखो यहाँ पे 1,20,000 एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा था और रेंट रिसीव्ड आ रहा है मेरा 1,10,000, तो हायर कौन सा हो रहा है रियल में 1,20,000। लेकिन इसने बोला कि आपको हायर मानना है, यदि वैकेंसी पीरियड नहीं होता तो हम लोग मानते थे 1,20,000 को हायर, मींस इन दोनों में से हायर चेक कर लेते थे रेंट रिसीव्ड और एक्सपेक्टेड रेंट में से। लेकिन वैकेंसी पीरियड होने के कारण क्या हुआ, ये एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज्यादा जा रहा है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि आप ना पहले चेक करो कि वैकेंसी पीरियड लेस करने से पहले का यदि रेंट ज्यादा होता है तो आप रेंट रिसीव्ड को आप मानो। अब देखो यदि मैं वैकेंसी पीरियड का रेंट लेस करने से पहले का चेक करूं तो कितना आता है 1,55,000 और 1,55,000 को मैं यदि कंपेयर करूं 1,20,000 से तो कौन सा ज्यादा होता है 1,55,000 वाला। तो हम लोगों को इधर कौन सा रेंट लेना पड़ेगा, रेंट रिसीव्ड वाला, क्योंकि ये बोल रहा है एक्चुअल में आपको रेंट 1,10,000 ही मिला क्योंकि वो ड्यू टू वैकेंसी पीरियड,
यदि ड्यू टू वैकेंसी पीरियड नहीं होता तो हम लोग इन दोनों में से जो हायर होता उसको ही लेते, लेकिन यदि वैकेंसी पीरियड है तो आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको क्या टेस्ट करना पड़ेगा? आपको वो रेंट को टेस्ट करना पड़ेगा, रेंट रिसीव्ड वाले को। आप सोचो कि यदि वो वैकेंट नहीं होता तो आपको कितना किराया मिलता था, कितना रेंट मिलता था, उसको कंपेयर करो आप किससे? एक्सपेक्टेड रेंट से। तो जो दोनों में से ज्यादा होगा उस अमाउंट को आपको क्या करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 1,55,000 ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोगों को मिला कितना ही था? 1,10,000। तो उतना ही हम लोग दिखाएंगे। तो कंपेयर कौन से को करेंगे हम लोग? वैकेंसी पीरियड से पहले वाले को। एक्सपेक्टेड रेंट से कौन सा रेंट रिसीव्ड वाले में कंपेयर करेंगे? जो वैकेंसी पीरियड लेस करने से पहले का जो रेंट होता है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंपेयर किया? एक्सपेक्टेड रेंट था हमारा H1 के अंदर 1,20,000, और हमारा जो वैकेंसी पीरियड से पहले, मींस वैकेंसी पीरियड को हम लोग यदि ये वैकेंट नहीं होता तो हमें कितना रेंट मिलता था? 1,55,000। तो इनको कंपेयर किया तो कौन सा रेंट हमें ज्यादा लग रहा है? रेंट रिसीव्ड वाला। तो इसने बोला कि जो आपको एक्चुअल में रेंट ये ज्यादा है, तो मींस ये पॉइंट ज्यादा है। ये पॉइंट ज्यादा होने के कारण आपको कौन सा रेंट को बनाना पड़ेगा? जो रेंट एक्चुअल में आपको रिसीव्ड हुआ। सेकंड केस के अंदर तो डायरेक्टली बोल रहा है, भले ही वैकेंसी पीरियड को लेस भी करे तो भी कौन सा ज्यादा हो रहा है? रेंट रिसीव्ड वाला। तो इसमें तो वैसे भी रेंट रिसीव्ड वाला। इसमें यदि इसमें वैकेंसी पीरियड है नहीं तो इसमें कौन सा ज्यादा हो जाएगा? 240 वाला। तो आपका मैं बोलूं कि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सा है? तो यहाँ पे अपन लिख देंगे GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सा हो जाता है? पहले केस में 1,10,000, सेकंड केस में 2,40,000। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यदि वैकेंसी पीरियड रहा, थर्ड स्टेप यही है आपका कि ए एंड बी के अंदर से एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड के अंदर से आपको कंपेयर करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यदि वैकेंसी पीरियड के कारण, मींस हाउस वैकेंट रहने के कारण यदि आपका रेंट रिसीव्ड का अमाउंट कम होता है, ध्यान रखना, हाउस वैकेंट के कारण आपका यदि रेंट रिसीव्ड वाला अमाउंट लोअर हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो आपको रेंट रिसीव्ड वाला अमाउंट ही लेना है। तो ये 1,10,000 क्यों इधर से लोअर हो गया था? ये लोअर हो गया था ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। तो हम लोगों ने क्या किया? रेंट रिसीव्ड वाले अमाउंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना दिया। तो ऐसे करके हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 के साथ में। आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। और ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। ये मैं आपको पढ़ाया था CMA इंटर का मॉड्यूल्स, जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा हमें प्रोवाइडेड है। स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको कोई अदर मॉड्यूल्स को रेफर नहीं करना है, ये मोर सफिशिएंट है। इसमें जितना भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सारे इलस्ट्रेशन को आप लोग निकालोगे तो आपका पूरा कवर हो जाता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना है, तो मैं आपको CA इंटर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करके बता दूंगा। और दूसरा आपका RTP आता है, आपका मॉक टेस्ट पेपर आता है, उसको भी आप कवर कर सकते हो। और आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी आप सोल्व करके देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। अपना इलस्ट्रेशन नंबर 6 के साथ में हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग मिलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 के साथ में। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका पूरा कवरेज होगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा डायरेक्ट टैक्स पढ़ने को मिलेगा। मैंने अभी तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर डाला है और कुछ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्शन का भी डाला है, जैसे 35AD वगैरह, आपका 68 to 69, 267 to 269 वगैरह, ये सब मैंने सेक्शन का वीडियो इंडिविजुअल डाला है। मैं सेपरेट वापस उसको डालने वाला हूँ, तो आप बने रहिए, सभी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए।